क्यों है ऐसा कि मेजॉरिटी लोगों में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जबकि फाइनेंस सबकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है? हमने इतने सारे स्कैम्स देखे हैं, इतना सारा पेन हमारी ऊपर वाली जनरेशन ने देखा है। जैसी बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, उसको डर लगता है। बेसिक लेमन पे होता क्या है म्यूचुअल फंड से शुरू करें। जैसे 1000 डेस्टिनेशन है, वैसे 1000 म्यूचुअल फंड है, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि म्यूचुअल फंड वाला मेरे पैसे लेके नहीं भागेगा, इसकी क्या गारंटी है? Mutual fund investments are subject to market risks. तो म्यूचुअल फंड कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो जाए, वर्स्ट के सिनेरियो में, या भाग भी जाए, तब भी आपका पैसा कोई कभी भी नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है। क्यों म्यूचुअल फंड्स में ही लगाया जाए वर्सेस इतने सारे और ऑप्शंस किसी के सामने होते हैं? और फिर म्यूचुअल फंड क्यों चूज करते हो? क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको जहां इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्ड में करना है, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। उसका सिल्वर में करना है, म्यूचुअल फंड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाएगा। अगर किसी ने 2003 में उस पर्टिकुलर शेयर में 1 रुपए डाले होते तो उसको 16,000 गुना मिलते। 1 लाख रुपए डाले होते तो 160 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोई ऐसी नॉर्मल गलतियां जो आप देखते हो लोग करते हैं म्यूचुअल फंड्स चूज करने वक्त, जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? कोई रेड फ्लैग्स? आपको पहले प्रॉफिट होता है, फिर लालच पड़ता है, फिर लॉस होता है, फिर आप उस लॉस को कवर करने पे जाते हो क्योंकि आपकी ईगो पे आ जाती है। अब इस शेयर ने मेरा लॉस किया, मैं इसी से निकालूंगा पैसा। 1 रुपए इन्वेस्ट किया है, 10% के रिटर्न मेरे को पर डे के मिलते जाते हैं। 250 दिन बाद हमारा कॉर्पस होगा 2230 करोड़। हर्षद मेहता, बहुत लोग उनको स्टॉक मार्केट में हीरो की तरह भी मानते हैं, बहुत लोग विलन की तरह मानते हैं। व्हाट्स योर टेक? हर्षद मेहता के समय पे आम आदमी ने पैसा कमाया। Risk है तो risk है। अभी रिसेंटली 4 घंटे हम सबने सुना है विजय माल्या को। अरे संत महात्मा क्या एम्प्लॉयज के साथ गलत हुआ था? बहुत ज्यादा लोगों ने सुसाइड करी थी। मतलब आप एक इंटरव्यू में जाके बोल दे कि भैया मैंने कोशिश करी थी एंड आई एम सॉरी। ही वाज अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन, दिमाग बहुत था, क्योंकि एयरलाइन के बिजनेस को प्रॉफिटेबल लाना हर किसी की बात नहीं थी। सरकार नहीं ला पाती, ये लेके आए, तो कुछ ना कुछ तो बात थी। बट हमारे देश में 70% घरों में स्ट्रेस का कारण फाइनेंस है, और जब बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की तो सिर्फ 23% इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेट है। सिंपल सी बात है कि अगर डिश अच्छी बनानी है तो कुकिंग टूल्स सीखने होंगे, अगर वीडियो अच्छी बनानी है तो एडिटिंग टूल्स सीखने होंगे, तो अगर वेल्थ अच्छी बनानी है तो फाइनेंस के टूल्स को सीखना होगा। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं ये पॉडकास्ट, जो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक मास्टर क्लास है। कैसे 2500 रुपए महीने की SIP आपको करोड़पति बना सकती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कम समय में ज्यादा रिटर्न देती है, क्या है वो सिस्टमेटिक प्लान जो आपको कभी ना खत्म होने वाली वेल्थ दे सकता है। और ऐसी कई चीजें हमने जानी हमारे आज के गेस्ट अनंत लड्डा से, जो एक CA होने के साथ साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है, और फोर्ब्स 30 अंडर 30 जैसे कई ऑनर और अवार्ड्स इनको मिले हैं। इस मास्टर क्लास में हमने म्यूचुअल फंड्स के अराउंड हर चीज कवर की। म्यूचुअल फंड्स किस किस टाइप के होते हैं, क्या फर्क होता है डेट, एसेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, SIP से आप अपना पहला करोड़ कैसे बना सकते हो, कौन से प्लान से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, क्या है वो गलतियां जो लोग करते हैं। और अनंत के हजारों क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से हमने ये भी समझा कि जिन लोगों ने वेल्थ क्रिएट करी है और जिन्होंने नहीं करी, उनकी सोच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नोटपैड और पेन पकड़ लो या फिर फोन में अपने नोट्स खोल लो, क्योंकि ये पॉडकास्ट, ये मास्टर क्लास, ये वो वीडियो है जिसको देखने के बाद आपका फ्यूचर आपको थैंक्स बोलने वाला है। आने वाले टाइम में ना आपकी वेल्थ क्रिएशन का कारण ये वीडियो होगी। आपके सपने इसकी वजह से पूरे हो रहे होंगे, आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड होगे। इतनी पावरफुल ये मास्टर क्लास, ये पॉडकास्ट, ये वीडियो है। म्यूचुअल फंड्स पे आने से पहले इसी बात को कंटिन्यू करता हूं कि क्यों है ऐसा कि मेजॉरिटी लोगों में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जबकि फाइनेंस सबकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर देखो, इसका एक कारण जाता है 1990s में। देखो, एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं फियर वर्सेस ग्रीड। आपको सपोज करते हैं कुछ काम करने में आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको एक ड्रीम कार है, आपने वो अपनी ड्रीम कार लिया। आपकी फॉर एग्जांपल मेरी ड्रीम कार है Audi A4। मैंने पहली बार Audi A4 मिली, मुझे हैप्पीनेस मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मजा आया। मैंने सेकंड टाइम सेम कार ली तो शायद मुझे हैप्पीनेस कम होगी। थर्ड टाइम लूंगा तो मेरे दोस्त भी बोलेंगे यार तू ये क्यों ले रहा है, तू पोर्शे ले। तो मतलब मेरे को वो सेम बेनिफिट से जो हैप्पीनेस आ रही है वो कम होते जा रही है। इसी के अगेंस्ट में अगर यहाँ पे हमने ये सॉकेट पड़ा है जहाँ पे मेरा फोन चार्ज हो रहा है, अगर इस सॉकेट से पता चल जाए कि करंट आ रहा है, मैंने एक बार हाथ लगाया मुझे डर लगेगा, दूसरी बार हाथ लगाऊंगा तो और डर लगेगा, तीसरी बार तो आजू बाजू वाले भी बोलेंगे भैया उससे सॉकेट से करंट आ रहा है, मत टच करो उसको। मतलब हमारा फियर हर एक सेम इंसिडेंट्स के बार बार होने से भी बढ़ता जा रहा है। अब 90s में क्या होता था स्कैम इस फाइनेंस इंडस्ट्री में। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ,
इतने सारे शेयर्स होते थे जो आपने शेयर्स खरीद तो लिया पर बीच में रास्ते में खो गए। रास्ते में कैसे खो गए कि जो आपका ब्रोकर था उन्होंने 4-5 लोगों ने लॉबी बना के आपके शेयर्स को खुद के नाम पे ट्रांसफर कर लिया, आप तक कभी पहुंचे ही नहीं, आप ढूंढते रहे शेयर्स कहाँ गए, या फिर शेयर्स एक्चुअल किसी जेन्युइन कारण से कोरियर के सिस्टम में कहीं खो गए, आपको शेयर्स नहीं मिले। आपके जो अकाउंट होता था उसमें लोग अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लेते थे। पहले ये रूल भी नहीं था कि आपका नाम का ही अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपने अपना डीमैट खोल दिया, उस डीमैट में लॉजिकली आपका ही बैंक अकाउंट मैप होना चाहिए, ये रूल नहीं था पहले। आपके अकाउंट में आपकी मदर का, फादर का, भाई का, दोस्त का, किसी का भी अकाउंट भी मैप हो सकता था। कर लिया किसी और का मैप चेंज कर दिया, स्कैम हो गया। तो हमने इतने सारे स्कैम्स देखे हैं, इतना सारा पेन हमारी ऊपर वाली जनरेशन ने देखा है कि उसको डर लगता है। जैसी बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, उसको डर लगता है कि यार यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि डर पहले हो चुका है। वापस से उस सॉकेट को टच करने में लगता है कि अभी भी हम इतने ही उसी लेवल पे खड़े। बट 1990 से लेके अभी तक हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत काम किया है, सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है, कंप्लायंस अथॉरिटीज ने, सरकार ने, सबने बहुत अच्छा काम किया, और सब कुछ अब ऑनलाइन है, सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस है। पर क्या वो डर हटा है? डर नहीं हटा है। डर वो अब धीरे धीरे हट रहा है। जब हम ये कैंपेन सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है, हम देखते हैं कि हमारा बाजू वाला भी वही कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो ये मेन कारण है फियर वाला, जिसकी वजह से लोग अभी भी नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी कि कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो बार बार हो तो उसका हैप्पीनेस फैक्टर कम होता जाता है, पर कोई चीज़ अगर नुकसान करती है, वो सेम चीज़ बार बार हो तो फियर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड पास्ट जनरेशन ने वो कई नुकसान देखे हैं जो आगे पास ऑन भी होते गए। हमने बीच में हर्षद मेहता की बात करी थी, तो आपकी लेंस से हर्षद मेहता एक, बहुत लोग उनको स्टॉक मार्केट में हीरो की तरह भी मानते हैं, बहुत लोग विलन की तरह मानते हैं। व्हाट्स योर टेक? यार देखो, मेरा टेक पर्सनल वो होगा जो मेरे दादाजी ने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि दादाजी और पापा उस समय काम करते थे। उनका कहना ये है कि हर्षद मेहता के समय पे आम आदमी ने पैसा कमाया, जो जो उन्होंने बोला वो करके दिया। ACC के शेयर की 10,000 की बात करी थी, उनके बर्थडे पे वो 10,000 गया। अब अगर 10,000 के बाद भी आपकी ग्रीड थी तो वो दिक्कत में हुआ। तो हर्षद मेहता मेरे लिए, बिकॉज मेरे फैमिली बैकग्राउंड वाज इन्वॉल्वड इन दिस टाइम, तो आई थिंक ही वाज अ गुड गाय। वो सिर्फ एक स्केपगोट बना था, बिकॉज जो वो कर रहे थे सब कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे थे गलत, बट वो सभी गलत कर रहे थे। अगर कोई एक रूल नहीं बना हुआ, जब तक एक प्रोसेस नहीं है, तब तक कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट? और जो सब कर रहे थे वो उन्होंने यूज़ किया, पर उन्होंने खुला यूज़ किया और मार्केट में पैसा कमा के दिया। लोगों को बोला इंडिया में बुलिश हो, जो आज तक की भी सबसे बड़ी टिप है। हर्षद मेहता ने ये बोला बी बुलिश ऑन इंडिया। राकेश झुनवाला सर हमेशा यही कहते थे कि सर बी बुलिश ऑन इंडिया। तो मेरे हिसाब से दोनों का माइंडसेट भी सेम था। एंड हर्षद मेहता सर की कंप्लीट इंसिडेंट्स के बाद ही राकेश झुनवाला बुल में कन्वर्ट हुए, तो उस समय तक वो भी काफ़ी मंदड़ी भी कर जाते थे। सो हर्षद मेहता वॉज अ गुड गाय, बट प्रोबेबली गलत चक्कर में फंस गए। मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स से नहीं लड़ सकते सर। राइट। अच्छा, हर्षद मेहता से एक और नाम याद आता है कि अभी रिसेंटली 4 घंटे हम सबने सुना है, विजय माल्या को। अरे राइट, पॉडकास्ट देखा आपने? बोला अरे संत महात्मा। क्या टेक आपका? सर मेरा टेक पहले भी सेम था कि उनके बिजनेस करने के स्टाइल वाज अमेजिंग। ही वाज अ ब्रिलियंट मार्केटर, ही वाज अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन। दिमाग बहुत था, क्योंकि एयरलाइन के बिजनेस को प्रॉफिटेबल लाना हर किसी की बात नहीं थी। सरकार नहीं ला पाती, ये लेके आए, तो कुछ ना कुछ तो बात थी। बट एट द सेम टाइम क्या जो हुआ था वो गलत हुआ था? हाँ। क्या इन्वेस्टर्स के साथ गलत हुआ था? हाँ। क्या एम्प्लॉयज के साथ गलत हुआ था? बहुत ज्यादा। लोगों ने सुसाइड करी थी। मतलब आप एक इंटरव्यू में जाके बोल दे कि भैया मैंने कोशिश करी थी एंड आई एम सॉरी, भाई सुसाइड, लोगों की जाने गई थी। एंड जैसे उसमें बताया गया, जब ज़्यादा डिग नहीं किया गया उसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिकॉज आई थिंक वो पार्ट कट करने के लिए बोल दिया होगा, बट उनके पास पैसा था अपने एम्प्लॉयज़ को देने का। अगर वो कह रहे थे कि मैं देना चाहता था, तो एम्प्लॉयज़ के फंड्स में आप दे सकते थे। आप कहते थे कि मैंने पार्टीज करी, अगर पार्टीज का फंड आ रहा है तो आपके पास एम्प्लॉयज़ को पैसे देने का फंड था, आप दे सकते थे, बट उस समय नहीं दिया गया। उस समय अब बोला गया कि बैंक अलाउ नहीं कर रहा। ऑब्वियसली वो लॉ कहता है कि एक बार आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज होगी, उसके बाद अलाउ नहीं कर सकते। So, as a businessman, as a marketer, he was fantastic. But as a employer, I don't think so. As a promoter of a company, थोड़ा सा गड़बड़ तो था सर। मेरे को तो अभी भी वो, मैं तो नहीं भूल सकता सर, क्योंकि वो सुसाइड्स के आप एक बार आर्टिकल्स देखिएगा, लोगों का पूरा एक एक परिवार नहीं, जब एक ब्रेड अर्नर खत्म होता है तो उसकी 3 जनरेशन खराब होती है उसको वापस से रिवाइव करने में। लोगों ने जब किसी ने सुसाइड करी तो उसकी फैमिली इमोशनली तो अलग बात है, फाइनेंशियली भी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ऐसी एक नहीं, हजारों फैमिलीज थी। दर्द तो है। राइट, एंड इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट डेटा ना, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इतने लोग, वो हर लोग में एक परिवार है, राइट? सो और वो एक ह्यूमन की जो वैल्यू है उससे ऊपर कुछ नहीं है। एंड देयर वर सो मेनी केसेस उस टाइम पे।
undoubtedly. पर ये भी एट द सेम टाइम बात सच है कि बाकी कुछ लोग भी छूट रहे हैं जिनके भी काफी नाम उछल रहे हैं, उनको भी इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ना चाहिए सर। अगर आप एक को छोड़ रहे हो तो दूसरे पे भी फोकस तो किया जाए। बिल्कुल, कोई बिगिनर है, कुछ नहीं पता ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, राइट? सुना है, आसपास 2-4 लोगों से सुना है, करना चाहिए, करते हैं लोग, जब इनकम शुरू होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं लोग। तो बेसिक लेमैन पे होता क्या है म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी मेरे को कोई भी शब्द इन्वेस्टमेंट का समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में, उसका हिंदी कर दो, आपको समझ जल्दी आएगा। म्यूचुअल मतलब हम सबका, फंड मतलब इन्वेस्टमेंट। जब हम सब हमारा छोटा छोटा पैसा मिला के किसी एक एक्सपर्ट को दे दे पैसा मैनेज करने के लिए, वो म्यूचुअल फंड हो गया। मेरे को यहाँ पे, मैं आज दिल्ली में बैठा हूँ आपके पास, मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, तो क्या मैं चार्टर प्लेन लेके जा सकता हूँ? शायद मेरे लिए डिफिकल्ट हो, मैं उतना पैसा मेरे पास देने के लिए नहीं है आज के दिन। पर अगर हम सोचे कि हम सभी धीरे 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 सब मिला मिलू के, हम लोग 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने एक एक फ्लाइट की टिकट खरीदी, वो जितना भी फ्लाइट में जगह थी उसको फिल किया, फ्लाइट ने एक या फिर एयरलाइन ने एक पर्टिकुलर पायलट को हायर किया जो एक एक्सपर्ट है उस फ्लाइट को चलाने के लिए। अब वो एक्सपर्ट मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है। दिस इज म्यूचुअल फंड, कि हम सबने हमारा छोटा छोटा पैसा लिया, एक बड़े फंड मैनेजर को जिसको मैं खुद अपनी हैसियत नहीं है कि उसको हायर कर सकूं, बट हम सभी जब छोटा छोटा पैसा मिला के एक बड़ा पैसा हो चुका है, एक फ्लाइट बन चुकी है, फिर हमने एक पायलट को हायर किया, पायलट को बोला भैया तुम हमें मुंबई छोड़ दो। जब हमने उसको बोला भाई तुम मुंबई छोड़ दो, तो जो पायलट है वो हमें मुंबई के डायरेक्शन में ही ले जाएगा। अब मुंबई छोड़ दो का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। हर म्यूचुअल फंड का एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हर एक पायलट का एक अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकती है। कुछ हो सकता है शायद लंदन जा रहा हो, कुछ यूएस जा रहा होगा, कुछ हो सकता है जोधपुर ही जा रहा होगा, बट जो हमने उसको मैंडेट दे दिया कि ए पायलट भैया तुम हमें इधर छोड़ दो, वैसे हमने बोल दिया ए भैया फंड मैनेजर तुम हमें इस समय के लिए इन्वेस्ट कर दो और यहां तक कि हमें जर्नी कंप्लीट कर दो, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर देगा। तो ये हुआ बेसिक म्यूचुअल फंड। जब हमने जर्नी की बात करी, ऑब्जेक्ट की बात करी, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपके पास एक दिन का पैसा है, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपके पास एक दिन भी छोड़ो, ओवरनाइट पैसा है, आपको सिर्फ आज डालना है, कल निकालना है, तो एक ओवरनाइट फंड हो सकता है आपके पास। आपको यार मेरे को डेट में तो इन्वेस्ट नहीं करना, पर मेरे को चाहिए आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? एक जगह हमारा पर्टिकुलर शेयर, फॉर एग्जांपल XYZ है, उसका 1000 रुपए प्राइस चल रहा है, दूसरी जगह 1010 रुपए चल रहा है, जहां पे 1000 चल रहा है वहां पे मैंने खरीदा, एट द सेम टाइम मैंने 1010 में बेच दिया। इसे हम आर्बिट्राज कहते हैं। इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को यूज कर लिया हमने, तो हमने नेट और नेट पोजीशन 0 है पर आर्बिट्राज में ले लिया, तो एक आर्बिट्राज फंड हो सकता है। आप बोलो नहीं यार मेरे को 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास शॉर्ट टर्म डेट फंड हो सकता है। आप कहते हो कि मुझे 6 से प्रोबेबली 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए क्रेडिट रिस्क फंड, मीडियम टर्म फंड हो सकता है। आप कहते हो नहीं मेरे को 3 साल से ऊपर करना है पर 5 साल से कम भी है, मतलब 3 से 5 साल की रेंज में करना है, तो आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड हो सकता है। आपके पास हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे हर एक फंड के बारे में। हमारे सामने इक्विटी सेविंग फंड हो सकता है। आप कहते हो नहीं मेरा टाइम तो 5 साल से ऊपर का है, आप लंबा का बताओ, तो हमारे पास प्रोबेबली लार्ज कैप फंड हो सकता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो सकता है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, मल्टी कैप फंड हो सकता है। आपको तो नहीं मेरे तो 10 साल से ऊपर का टाइम होना, कुछ और बताओ, तो आपके लिए प्रोबेबली एक स्मॉल कैप फंड हो सकता है। आप कहते हो मेरे को ये सब छोड़ो, मेरे को सीधा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके सामने गोल्ड फंड आ जाएगा। आप कहते हो कि नहीं मेरे को सिल्वर में करना है, सिल्वर ने पिछले 10 साल में काफी अंडर परफॉर्म करा है गोल्ड को, मेरे को लगता है यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली चेंज होने वाला है सिल्वर में, मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो आपके सामने सिल्वर फंड आ गया। आप कहते हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मेरे को गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना है, कि 70 रुपए मेरा गोल्ड में चल जाए, 30 रुपए सिल्वर में चल जाए, तो ऐसा भी फंड है जो गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कहते हो ये सब छोड़ो, मेरे को तो एक ऐसा फंड चाहिए जो, आप सोचो कुछ भी अपना एक रैंडम कॉम्बिनेशन निकालो, उसका आपको फंड मिल जाएगा। आपने सोचा मुझे ऐसा चाहिए जो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें, इक्विटी भी ले ले, डेट भी ले ले और आर्बिट्राज भी ले ले, आपको एक अलग फंड मिल जाएगा जिसको हम एसेट एलोकेटर फंड कहते हैं। तो आपको आपकी हर एक दिक्कत का सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू आप चाहो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास हर एक एसेट क्लास में हर एक प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड से, और म्यूचुअल फंड इन इटसेल्फ इज जस्ट अ रूट टू हेल्प यू आउट। ओके ओके, सो जैसे आपने क्राफ्ट की एग्जांपल दी, बेसिकली वो एक अलग अलग डेस्टिनेशन है, आपको किस जैसे 1000 डेस्टिनेशन है वैसे 1000 म्यूचुअल फंड है, आप किसी में भी यूज कर सकते हो। अब आप इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है सर, कि म्यूचुअल फंड वाला मेरे पैसे लेके नहीं भागेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो भाग गया तो क्या होगा? अब म्यूचुअल फंड का पीछे का फ्रेमवर्क समझोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पास रिस्क क्यों नहीं है। राइट। म्यूचुअल फंड में सबसे पहले एक होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन हुआ? HDFC बैंक। SBI बैंक का स्पॉन्सर कौन हुआ? SBI बैंक। SBI म्यूचुअल फंड का SBI बैंक हो गया। ऐसे कोई ना कोई एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर एक ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट होती है
आगे अपॉइंट करने के लिए जो एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाते हैं वो यूजुअली बड़े लोग, अच्छे सीएस और एक वेल रेप्यूटेड लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में लंबे समय से जाने जाते हैं। अब जो ये ट्रस्टीज होते हैं इनका काम होता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, मतलब पायलट को हमने बोला भैया तुम मुंबई जाओ, कहीं लंदन तो नहीं ले जा रहा, ये चीज चेक करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी लाइबिलिटी भी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इवन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है देख ले। क्योंकि ये ट्रस्ट का फ्रेमवर्क है इसलिए आपका पैसा कहीं नहीं जाता है। आपने सपोज करते हैं मैंने ये कंप्लीट एक ग्लास है, इसके अंदर पानी डाला, इस ग्लास से पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता। बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये ग्लास ने ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह इन्वेस्ट किया है, इसने मल्टीपल जगह मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वो आपके बिहाफ पे होल्ड कर रखा है और ये ग्लास अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रस्ट बनी हुई है। अब नेक्स्ट आपके लिए आता है कि भाई फिर हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? जो ट्रस्टी होती है, जो ट्रस्ट होता है वो नीचे आगे अपॉइंट करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें आपके सीईओ, सीएफओ, फंड मैनेजर सब आ जाते हैं, सबको सैलरीज मिलती है। इनको आप जो इन्वेस्ट करते हो उसमें से एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो इनका खर्चा पूरा करता है। यूजुअली ये 0.5% से लेके 2% के बीच में रेंज करता है। इट कैन इवन गो एज लो एज 0.05% भी कुछ ओवरनाइट फंड्स में। क्या एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो साल का आपको कितना चार्ज लगेगा? साल का आपको चार्ज लगेगा फॉर एग्जांपल 1%, तो 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए लगेगा। तो क्या मेरे को इन्वेस्ट करते ही 1,000 रुपए लग जाएंगे? नहीं, पर डे बेसिस पे रिडक्ट होता जाएगा। तो अगर आपका 1% है डिवाइडेड बाय 365, जो फिगर आता है इतना आपको पर डे लगता रहेगा। आपने 10 दिन इन्वेस्ट किया तो इतना 10 दिन के लिए आपको लग जाएगा। सो जो स्पॉन्सर आया, बोर्ड आया, जो उन्होंने पूरे अभी तक इनकी इनकम है ही नहीं। इनकम होती है सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ओवरलुक करती है ट्रस्टीज। वो इंश्योर करते हैं कि लोग सही से काम कर रहे हैं। इनकी ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो अलग, बट सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की होती है। तो म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट, क्योंकि ये कि ट्रस्ट है, इसमें कोई ये चांस कि कोई लेके भाग गया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली नहीं, कोविड से जस्ट पहले फ्रैंकलिन का केस हुआ था जहां पे कुछ फ्रॉड का सिचुएशन आ गया था, पर किसी म्यूचुअल फंड होल्डर का पैसा नहीं डूबेगा उसमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने आगे फॉर एग्जांपल एक आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, उसने रिलायंस के शेयर्स किया है, तो रिलायंस के शेयर में कोई गफला नहीं हो सकता है। हमने फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का शेयर ले लिया, तो वो एचडीएफसी बैंक के शेयर तो मैंने लिया है ना, वो मेरे पास डीमैट में पड़ा है, उसमें गफला नहीं हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो जाए, वर्स्ट के सिनेरियो में, या भाग भी जाए, तब भी आपका पैसा कोई कभी भी नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है। बैंक एक बार को डूब सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक अगर डूबती है तो आपके DIGCC के इंश्योरेंस के अंडर 5 लाख रुपए तक का सिक्योर्ड होता है, उसके ऊपर सब जीरो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ बैंक है, उसमें आपने 1 करोड़ की FD करा रखी है, वो डूब गई तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए सिक्योर्ड है। पर म्यूचुअल फंड में आपका मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ वॉलेटाइल हो सकता है पैसा, पर सारा का सारा पैसा इन्वेस्टेड है एसेट क्लास में जो डीमैट में ऑलरेडी है, जो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, तो आपका बैंकरप्ट होने के बाद भी आपका पैसा कहीं नहीं जा सकता। ओके, तो एक बार के लिए पैराफ्रेज करता हूँ। एक स्पॉन्सर हुआ, स्पॉन्सर ने बोर्ड बनाया, बोर्ड ने आगे एसेट मैनेजर्स हायर करे जिसमें CAs हैं, CFAs, AMC बना दी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। और इन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, सालों का एक्सपीरियंस है, और जो हम 1% हमारा लग रहा है वो बेसिकली इनका रेवेन्यू मॉडल, इनका रेवेन्यू मॉडल वो हो गया, इनका एक्सपेंस एंड इनका प्रॉफिट ही हो गया। हमारा पैसा मैनेज करने का एक कमीशन या एक अमाउंट फीस दे दी हमने। अब ये जो आपने बीच में बोला था शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दीज पीपल इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एसेट क्लासेस, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव। हमने प्लाइलेट को कहां पे जाने के लिए बोला है। ओके, सो ये पैसा इनके पास नहीं है, ये पैसा आगे इन्वेस्टेड है, हो गया। किसी ने स्टॉक में किया है, किसी ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया है, किसी ने गोल्ड में किया है, सिल्वर में किया है। वो ब्रेन ये लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है। परफेक्ट। क्यों म्यूचुअल फंड्स में ही लगाया जाए वर्सेस इतने सारे और ऑप्शंस किसी के सामने होते हैं? अगर मैं आज 24 साल का हुआ, मेरी एक सैलरी शुरू हुई, मैं 30-35-40 हज़ार पे पहुंच गया, अब मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना है, म्यूचुअल फंड्स के क्या बेनिफिट्स होंगे वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? सर देखो, सबसे पहले ना वर्सेस जैसे हम लगाते हैं, दो बीच में लड़ाई करा देते हैं। मैं तो लड़ाई है ही नहीं, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद अपने लोगों को कहता हूं भाई तुम प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो। अब फिर म्यूचुअल फंड क्यों चूज करते हो? क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको जहां इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्ड में करना है, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा उसका। सिल्वर में करना है, म्यूचुअल फंड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करते, चलो गोल्ड को डिस्कस कर ले शॉर्ट में। जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर इंडियन चाहता है गोल्ड में इन्वेस्ट करे, उसके पास मल्टीपल मोड्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। हर एक मोड की कोई ना कोई कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। पहला आता है मेरे पास फिजिकल गोल्ड लेना। फिजिकल गोल्ड की पहली कॉस्ट आती है मेकिंग चार्जेस, अगर मैं कुछ ज्वेलरी बना रहा हूं तो। सेकंड आती है प्योरिटी का रिस्क, कि भाई प्योरिटी है नहीं है क्या है। थर्ड स्टोरेज की फीस। स्टोरेज फीस मतलब मैंने अगर गोल्ड ले लिया तो मैं बैंक के लॉकर में रख रहा हूँ, जहां पे भी रिस्क है मेरे पास, बिकॉज बैंक का लॉकर कभी भी अगर चोरी होता है तो जितना मेरा रेंट है मल्टीप्लाई बाय 100 से इतना ही सिक्योर्ड है।
ये मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता था। अगर आपने किसी बैंक के लॉकर का 10,000 रुपए का रेंट दिया है, आपकी 10 करोड़ का उसमें माल पड़ा है, आपकी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए तक की है, जितना आपने एनुअल रेंट दिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रिस्क है और ये हमारे सामने सारे कॉस्टिंग आ गई। ओवरऑल इसमें कॉस्टिंग आपको कितना भी अच्छा ज्वेलर हो 8 से 10% के आसपास आपको बैठती ही है। सेकंड आता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल मतलब कुछ एप्स है जो अपने प्लेटफॉर्म पे गोल्ड बेचती है। अब वहां पे क्या क्या इशू आता है? सबसे पहले वहां पे आपको परचेज और सेल प्राइस डिफरेंट होता है। आप परचेज करोगे 100 रुपए में, मतलब हाइपोथेटिकली, और सेल हो रहा होगा आपका 99 में, तो उसका उनका एक मार्कअप लगता है। परचेज और सेल प्राइस में डिफरेंस आता है, ये मेन कॉस्ट होती है। इसके अलावा जीएसटी आपको लगता है, वो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी आपकी 5-6% की कॉस्ट मिनिमम आती ही है। थर्ड आता है आपके पास गोल्ड ETF लेना, विच इज अ वेरी गुड मूड। ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपको गोल्ड लेना है, आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हो। बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग, कोई आपको प्योरिटी का रिस्क नहीं, कोई सेफ्टी का रिस्क नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, आप बिल्कुल ले सकते हो। अमेजिंग मूड है। कॉस्टिंग आती है आपकी लेस देन 2%। जो अभी हम 5 से 10% की कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, कुछ केस में 20% भी थी विथ सिक्योरिटी का रिस्क। यहाँ पे आपकी वो कॉस्टिंग आ चुकी है 2% से नीचे, बल्कि वो 1% के आसपास ही है। ये हो गया बेस्ट मोड ETF। फोर्थ आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है? गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ले दे के आपके लिए ETF बाय करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप ETF बाय करते हो, आप एक एक्सचेंज पे जाके बाय करते हो। वहां पे कभी कभी अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होता कि अगर आपने पर्टिकुलर जो ETF बाय किया है उसमें लिक्विडिटी कम है, तो आपको कॉस्टिंग एक्स्ट्रा लग जाती है। मतलब XYZ ETF है, मेरे को ये परचेस करना है, एक्चुअल प्राइस का 100 रुपए होता है, बट क्योंकि और कोई बिचवाल नहीं है, मैं इसको 105, 110 में भी कभी कभी खरीद के आ जाता हूँ, जो अननेसेसरी एडिशनल कॉस्ट मेरे माथे आ जाती है। तो आपको चेक करना होता है कि एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस से फिर आप लिक्विडिटी चेक करो, सिर्फ टॉप 3, 4, 5 ETF में काम करो। ये सब आपको पॉइंटर्स देखने होते हैं। अगर आपको ये पॉइंटर्स में टेंशन होती है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करेगा आपके लिए? ETF बाय करेगा, वो भी और कुछ नहीं कर रहा। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो बाइंग ETF, और म्यूचुअल फंड बाय करो या ETF बाय करो, दोनों में आपकी कॉस्टिंग 2% से कम आती है। तो ये हो गया आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका गोल्ड बाय करने का। इसके अलावा एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, पर सरकार को भी रियलाइज हो गया ये ज्यादा ही अच्छा तरीका दे दिया हमने, जिसमें आपको टैक्स भी नहीं लग रहा, 2.5% का इंटरेस्ट भी लग रहा है, और सिक्योरिटी भी है, प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं होगी, गवर्नमेंट बैकिंग है। तो इतना ज़्यादा अच्छा था कि लोगों ने भर भर के लिया। बट अब सरकार ने बंद कर दिया पिछले 1.5 साल से कि भैया ज़्यादा हो गया, हम उल्टा ये 2.5% का इंटरेस्ट भारी पड़ रहा है, तो अब उन्होंने नई ट्रांस देना बंद कर दिया। तो ये दिक्कत आ रही, वरना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वाज 100% बेटर देन म्यूचुअल फंड एंड ETF। पर वो अब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं, तो हम करें क्या? वो मार्केट में आज के दिन सोवरेन बॉन्ड्स अवेलेबल है, पर इंटरेस्ट की कॉस्ट ऑलरेडी उसकी प्राइस में बिल्ड इन हो गई है, तो आपके लिए ऐसा कुछ एडिशनल बेनिफिट बचा नहीं है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में काम करने का। तो इसीलिए आपके लिए म्यूचुअल फंड और ETF दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। आपको ETF समझ आता है, आपको चमकता है, आप कहते हो कि मेरे को इमीडिएट बाय करना है, अभी कोई रूल की वजह से अचानक से क्रैश आया, मेरे को इमीडिएट बाय करना है, आप ETF बाय करो। आपको लगता है नहीं यार मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, आज बाय करूं या कल सुबह तक मेरे पास यूनिट्स आ जाए, तो आप म्यूचुअल फंड बाय करो। ओके। तो सो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो आपने बोला, उसी चीज को मैं एक तरह का अगेन रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही समझा कि नहीं। गोल ये बन गया कि आपके पास एज अ आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपने काम में बिजी हो, करियर में बिजी हो, तो यू आर नॉट एक्सपर्ट। अपनी बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देता हूँ, तो सम एक्सपर्ट्स आर हैंडलिंग इट। 100%। नाउ अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वो पूरी जर्नी कवर करना और रिस्क लेना से वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाल दूं। मुझे स्टॉक मार्केट में करना है, अगर मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं रखता, मैंने टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स नहीं समझे, मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ, बट मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक एक्सपर्ट को पैसा दे दिया कि तू देख कहाँ कहाँ लगा। बस राइट। सो एग्जाम्पल के लिए कि मैंने 1,000 रुपये का एक नंबर लेके चल रहा हूँ, वो 1,000 पे जब गया म्यूचुअल फंड में, कैसे बटा वो? मेनली अगर हम सब बिल्कुल डिवाइड करना चाहना है म्यूचुअल फंड को, डेट और इक्विटी होता है मेन कैटेगरी जो आपको समझना पड़ेगा। डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपकी सबसे पहले 2 ब्रॉड कैटेगरी होगी जिस पे आपको ध्यान देना है। अब आपको डेट समझना है और डेट का सिलेक्शन समझना है। टाइम होराइजन पे जाऊं मैं, उन पे जाऊं, उससे पहले सिलेक्शन के लिए आप एक प्रिंसिपल को यूज कीजिए जिसका नाम है SLR प्रिंसिपल से आपको अपना डेट में सिलेक्शन में जाना है। और सिर्फ ये डेट म्यूचुअल फंड नहीं, लाइफ में कोई सा भी आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो FDs हो, हमेशा SLR प्रिंसिपल को यूज कीजिए, आपको यूनिवर्सली काम आएगा। सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स। मतलब क्या हुआ? जब भी आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है सेफ्टी। क्या वो एक बार के लिए आनंद पहले ये समझ रहे हैं डेट है क्या? व्हाट इज डेट? डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट डेट क्या है? किसी को उधार पे पैसा देना इज डेट। ओके। इक्विटी, किसी के बिजनेस में पैसा लगा देना इज इक्विटी। ओके। मेरे को लगता है कि शेयर मतलब मैंने किसी कंपनी का हिस्सा बाय कर लिया, इस शेयर जो इक्विटी भी हम कहते हैं इक्विटी शेयर,
डेट मतलब मैंने किसी को उधार पे पैसा दे दिया, तुम भैया मेरे को फिक्स ब्याज देते रहना, दैट इज डेट। हाँ, दो तरीके का आपका मेन मॉडल हो गया। ठीक है। अब जब डेट में आपने इन्वेस्ट किया है तो सबसे पहले आपको देखना है सेफ्टी। अब आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल इन डेट। आपने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया है वो 100 रुपए आपको वापस मिलता है नहीं मिलता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि वो 100 रुपए में आपको 7 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट का महीने का, साल का, या 10 रुपए मिलेगा। 7-10 में इतना फर्क नहीं है, पर जो पूरा 100 रुपया अगर वो चले गया और मेरे को वो रिस्क लेनी थी तो वो मैं डेट में नहीं लूंगा, वो मैं जाके लूंगा इक्विटी में। Okay. अगर मेरे को मेरी कैपिटल की रिस्क लेनी है तो एटलीस्ट उसके अगेंस्ट का रिवॉर्ड भी तो मिले कि भैया 15% 20% मिल सकता है, तो मैं इक्विटी में वो रिस्क लूंगा। डेट में मैं कभी भी सेफ्टी के कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आप जब डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले सेफ्टी चूज करो। आप सेफ्टी में कैसे पता चलेगा? सेफ्टी में आपको पता चलेगा पर्टिकुलरली कि उसकी रेटिंग क्या चल रही है, क्या वो AAA रेटेड है, AA रेटेड है, सोवरेन है। तो आपको अपनी सेफ्टी में सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करनी है। तो हर म्यूचुअल फंड की एक रेटिंग होती है। हर म्यूचुअल फंड जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, जिन पार्टी को पैसा दे रहा है, जैसे एक म्यूचुअल फंड है जो डेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं किसको दे रहा हूं पैसा वो मैं आपको बताऊंगा कि भैया मैंने रिलायंस को पैसा दिया है या किसी मुकेश अंबानी को दिया, अनिल अंबानी को दिया, मैंने अडानी को दिया या गवर्नमेंट कंपनी को दिया, ये सब मेरे को बताऊंगा आपको। आप उसमें चेक कर सकते हो कि भैया इसने कितना परसेंट AAA को दिया, कितना AA को दिया, कितना B को दिया, कितना अनरेटेड को दिया। जितना अनरेटेड को दिया वो सब आपकी रिस्क है, वो आपको समझना है। तो आपको सबसे पहले चूज करना है डेट फंड की सेफ्टी। एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। आप जिस भी डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका मंथ ऑन मंथ क्या AUM चल रहा है इसको ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। ये आपको सेफ्टी में मदद करेगा। AUM इज एसेट अंडर आपको मैनेजमेंट। जार्गन थोड़े कम करने पड़ेंगे। एसेट अंडर मैनेजमेंट, हाँ। कितना पैसा उस म्यूचुअल फंड के पास है, उस स्कीम के पास है, वो ट्रैक कीजिए। ये क्यों? क्योंकि 2019 में ना UTI में, आदित्य बिरला में बहुत बड़े बड़े डिफॉल्ट्स हुए थे डेट में, और हर डिफॉल्ट में मैं तो बचा था, अपने हर इन्वेस्टर को बचा पाया था इस सिंपल से ट्रिक से। तो वो ट्रिक मेरे लिए एकदम बाइबल का रूल बन चुकी है अब आज के दिन कि आप AUM ट्रैक करते जाओ। अब मैंने कैसे पता करा था? पहले एक पर्टिकुलर स्कीम थी जिसका XYZ नाम था, नाम में नहीं पढ़ते क्योंकि कंप्लायंस का इशू आ जाएगा। XYZ स्कीम में पहले था 30,000 करोड़, अगले महीने बचा 27,000 करोड़, फिर बचा 25,000 करोड़, फिर 23,000 करोड़, फिर 20,000 करोड़। मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने में हमेशा बिग मनी उससे निकल रहा है, और मुझे ये लगता है कि बिग मनी को, बड़े लोगों को हमसे पहले पता होता है कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर किसी डेट फंड से भी बड़ा पैसा निकल रहा है, भाई मैं भी उसके साथ एग्जिट ले लूंगा। मैंने सिर्फ इस सिंगल कॉल पे एग्जिट लिया था, खुद का भी और सभी जिनका भी, हम जिसके लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कि भैया ये मेरे को नहीं चमक रहा, क्योंकि जिन जिन स्कीम्स में ये डिफॉल्ट के केसेस हुए थे, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या गड़बड़ थी। उस स्कीम में पहले 6 महीने का आप AUM चेक कर लेना, भर भर के पैसा निकला है। और रिटेलर्स को लग रहा था भैया इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि लोकल आपका जो RM होगा, म्यूचुअल फंड बेचने वाला आपकी कंपनी होगी, वो चाहेगी कि उसमें पैसा है क्योंकि पैसा निकल रहा है, पर बड़ा पैसा निकल रहा है। तो आपकी सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है ये। आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास 1 या 2 स्कीम से ऊपर नहीं होंगी, उस स्कीम का मंथ ऑन मंथ AUM चेक करते हो, आपकी सेफ्टी अपने आप इंश्योर हो जाएगी। उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है वो तो आप देख ही रहे हो, प्लस AUM देख लो। ये सीक्रेट ट्रिक हो गई जो आपको कोई नहीं बताएगा। सो AUM वो Asset कंपनी under कितना पैसा management। मैनेज कर रही है, वो कंपनी की वो स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसमें कितना पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का। 30,000 करोड़ है तो रेगुलरली वो स्टेबल रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए। अगर 6 महीने बैक टू बैक टूट रहा है तो आप समझ लो कि बिग मनी निकल रहा है, शायद उसमें कोई चांस हो। और डेट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। मेरा कैपिटल जो मैंने पैसा मूल इन्वेस्ट किया है वो वापस मिल जाए, तो वो मेरे को ये निकल जाना है। राइट। सो रिटर्न ऑफ कैपिटल, पैसा वापस आए जरूरी है। पैसे पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है डेट में इन्वेस्ट डेट करते में वक्त, कितना है, तब बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ। राइट। सो डेट म्यूचुअल फंड में हमने एक तरह का उधार दिया है, हमने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया, उन्होंने फर्दर हमारे पैसे को 100 कंपनियों को, 20 कंपनियों को उधार पे दे दिया। सेलेक्ट करते वक्त हमें सबसे पहले सेफ्टी देखना है, सेकंड लिक्विडिटी देखना है। Right. अब लिक्विडिटी आप कैसा पता करोगे? छोटा सा क्राइटेरिया है, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट उसमें 5,000 करोड़ तो मिनिमम होना ही चाहिए डेट में इन्वेस्ट करते वक्त। और डेट में इन्वेस्ट करते वक्त आप इंडिया की टॉप 4 या 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, उसके नीचे नहीं जाओगे। हमें बिग नाम के साथ जाना है। कोई नया नाम वाला हमें थोड़ा 1% ज्यादा दे रहा है, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा आदमी चाहिए, क्योंकि उसने 2 लाख करोड़ का डेट बांट रखा होगा, उसके ज्यादा ऑब्लिगेशंस होंगे, कभी कोई पैसा अटकता भी है। जैसे एग्जांपल देता हूं, उस समय जब डेट का क्राइसिस आया था, ICICI म्यूचुअल फंड भी है जिनका पैसा कुछ कुछ जगह अटका था। अब
मेरे पास क्या ऑप्शन था, मेरे पास ये ऑप्शन था कि यार मैं वहाँ पे फंड मैनेजर से बात करूँ। मैंने सीईओ वाज अ फ्रेंड, निमित सर थे, निमित सर को मैंने मैसेज किया, सर अपना पैसा अटक रहा है, कहीं क्या होगा। उसने कहा मैं जाके घर पे जाके लेके आऊँगा पैसा। अब वो कैसे बोल सकते हैं ये, क्योंकि उनको अपने प्रोसेस पे भरोसा है, उनको अपनी पार्टी से भरोसा है, और ये भी पता है कि भैया मेरे पास सिर्फ ये 1000 करोड़ नहीं दिया तेरे को, लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ी अगर मैंने तेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कोई नहीं करेगा। तो कोई बड़ी कंपनी से ब्लैकलिस्ट होने पे सब खत्म हो जाता है उसके लिए, तो उसको वो अफोर्ड नहीं करेगा। प्रोबेबली उनके पास और भी जुगाड़ होंगे, वो पैसा रिकवर कर पाए। तो सिर्फ इंडिया के टॉप 3 4 5 नाम के साथ जाइए जब डेट में इन्वेस्ट करें, बल्कि मैं तो कहूँ टॉप 3 से भी नीचे मत जाइए, और आप सेफ रहेंगे, आपका काम होता रहेगा। कौन से जो टॉप अपन नाम में ले लेते हैं, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI, कोटक। इसमें आपका काम हो जाएगा डेट का। आपको ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना डेट में, जितना भी करना है इन 4 कंपनियों में करिए। मेरा पर्सनल पैसा भी मैं इन 4 कंपनियों के नीचे नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंपनी खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मेरे पैसे की जब डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे मेरे को रिस्क चाहिए ही नहीं, मैं सबसे बड़े नाम के साथ जाऊंगा ताकि लिक्विडिटी का इशू नहीं है। अगर कोई 50,000 करोड़ मैनेज कर रहा है स्कीम में, मेरे 50,000 रुपए देने में ज्यादा टेंशन नहीं लेगा ना। उसमें छोटी स्कीम में क्या होता है, कई बार जैसे कुछ छोटी छोटी स्कीम्स है, विदाउट टेकिंग नेम्स, 500 करोड़ का डेट फंड है। उसमें पता चला, आपने बाद में जाके नीचे चेक किया कि 5 मुंबई की पार्टी थी जिन्होंने मिलकर 450 करोड़ दे रखे थे, बाकी पैसे आप जैसे रिटेलर्स के फंसे हुए थे उसमें। अब वो 4 पार्टी निकली नहीं कि वो फंड पूरा खत्म हो गया और उसमें से फिर बाकी पे कॉस्ट आ जाएगी। अपने को चाहिए नहीं है कंफ्यूजन, अपने को चाहिए सबसे बड़ा फंड। मैं तो कहूँ कोई 40,000 करोड़ का फंड है, इतना ही अच्छा है। इक्विटी में सेम चीज नहीं है, डेट में आपके लिए लिक्विडिटी इशू है, इसलिए बड़े से बड़ा साइज का फंड ढूंढिए। राइट, ठीक है। डेट में आपको सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करना है, नेक्स्ट लिक्विडिटी देखना है, फिर रिटर्न्स देखना है। रिटर्न्स क्या होगा, किस रेट पे आपने आगे पैसा दे रखा है इस रिटर्न। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। नाम में क्या रखा है, काम समझो। काम ये है कि हमने 7% पे आपको आगे पैसा दे रखा है या 9% पे दे रहा है। थर्ड जाके आप ये चेक करोगे। ओके, तो ये आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड देन रिटर्न्स। हर एक डेट के लिए आपको FD करनी है, उसके लिए भी आप ये करोगे। कोई लिक्विड फंड लेना है, उसके लिए भी ये करोगे। हर एक डेट के सिलेक्शन के लिए ये रहोगे। अब आते हैं हम इक्विटीज में। जी। इक्विटी शेयर मतलब किसी कंपनी का हिस्सा। आप इक्विटी बाय कर रहे हो, उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो। अब कंपनी के हिस्सेदार बनने में फायदा क्या होता है, जो आपकी 1 रुपए की FD है, प्रोबेबली आपने HDFC बैंक में करी हो 2000 के आसपास में, आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 25 साल हो गए, 25 साल बल्कि 20 साल का एग्जाम्पल लेते, इजी पड़ेगा। 20 साल में हमारी FD का कितना हो सकता है पैसा 1 रुपए का, आइडिया? 15 साल में डबल होता है ना शायद। तो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया का। उसी जगह आपने इसी HDFC बैंक के शेयर लिए होते तो प्रोबेबली उसकी वैल्यू आपकी 1 रुपए की 2,000 रुपए हो चुकी होती। मतलब आपका पैसा बन गया है। तो ये हो गया आपका शेयर, कि शेयर की पावर होती है कि आपने अगर सही शेयर में लिया तो पैसा आपका प्रोबेबली 1 रुपया का सीधा सीधा बढ़ते बढ़ते 1000 रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया आज के दिन। ये HDFC म्यूचुअल फंड का लाइव एग्जाम्पल हुआ, HDFC का लाइव एग्जाम्पल हुआ। पर इसमें इशू क्या है, आपने HDFC का शेयर लिया, इसकी गारंटी थोड़ी है। होता आपने येस बैंक ले लिया हो तो वो 1 रुपया का 1 पैसा रह गया। हो सकता है ना आपने गलत ले लिया हो। तो क्योंकि शेयर्स में ये इनहेरिट रिस्क होती है कि आप सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, वो होता है म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। इसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब यहाँ पे रिस्क क्या होती है, अगर आपके पास 10,000 रुपए मैं कहूँ एक शेयर में लगा दो, वो शेयर HDFC बैंक भी हो सकता है, येस बैंक भी हो सकता है, आपको टेंशन है। अब मैं आपको बोलूँ ये 10,000 रुपए को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दो और 100 शेयरों में लगा दो, तो क्या रिस्क कम हुई हमारी? तो ये म्यूचुअल फंड हो गया। इसी में मैं आपको कह दूं कि जो आपने 100 शेयर में इन्वेस्ट किया ना, इसमें भी एक बार में मत करो। आज 100 रुपए करो, कल 100 रुपए करना, परसों 100 रुपए करना। ये हो गया SIP, आपकी रिस्क और कम हो गई। तो ये हो गया आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का जस्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन। अभी मैं बताता हूं, इक्विटी शेयर्स में अगर आप सही हो तो इक्विटी शेयर्स में ज्यादा पैसा बन सकता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मेरी विजय केडिया सर से बात हो रही थी। उन्होंने मैंने कहा एक अपनी लाइफ का एक बढ़िया एग्जांपल दो शेयर्स का। तो सर कहते कि मैं एक शेयर का नाम लेता हूँ, सेरामिक करके। तो उसमें मैंने 2003-4 में इन्वेस्ट किया था 70 रुपए में। 70 रुपए का वो बढ़ते बढ़ते 225 रुपए हो गया था 2008 में, क्रैश से पहले। फिर सबप्राइम क्राइसिस आया, वो 225 रुपए का शेयर पहुंच गया 30-35 रुपए। मेरी बैंड बच जानी चाहिए थी उस समय, पर नहीं बची। फिर उसके बाद जब वो क्रैश होके आया वापस से 30 रुपए, कुछ समय बाद वो वापस से बढ़ते बढ़ते 250 रुपए पहुंच गया। फिर 250 रुपए से उससे करेक्शन स्टार्ट हो गया, 100 रुपए आ गया। फिर वो 100 रुपए का 500 रुपए हुआ। और ये एग्जैक्ट फिगर है, टाइमलाइन आप खुद मैच कर लेना, आप इसके शेयर में मिल जाएगी आपको 500 रुपए। फिर 500 रुपए से टूटते हुए वापस 200 आ गया। फिर वो 1500 हो गया। फिर 1500 का शेयर बढ़ते बढ़ते वो 2000 तक पहुंचा। फिर कोविड आया, कोविड में फिर वो आधे से ज्यादा टूट गया था। और अभी आज के दिन वो रफली 8,000 रुपए का प्राइस चल रहा है। उसमें बोनस भी मिला है।
मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 16,000 रुपए का प्राइस हो गया है। अगर किसी ने 2003 में उस पर्टिकुलर शेयर में 1 रुपए डाले होते तो उसको 16,000 गुना मिलते। 1 लाख रुपए डाले होते तो 160 करोड़ रुपए मिलते हैं। पर आप क्या विजय केडिया सर हो, क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी है? अगर है तो आपको अपना एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी रखना चाहिए। आप धीरे धीरे वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स को प्लान करो। जो इंपॉर्टेंट आपको एक ऐसा लगता है कि यार मेरा रिस्क मनी है जिसमें मैं मेरी खुद की कैपेसिटी को चेक करना चाहता हूं, आप स्टॉक्स भी लेते हो। स्टॉक्स में ऐसी कहानियां बहुत मिलेगी, पर एट द सेम टाइम ऐसी भी कहानियां हजारों लाखों पड़ी है। आप गए थे ट्रेडिंग करने, जहां जहां प्रॉफिट हुआ वहां पे तो आप ट्रेडिंग करके आ गए, जो लॉस हुआ उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। तो आज के दिन सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स कौन से शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं, आप बताओ मुझे। आई थिंक एक तो आईपीओस में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, हमारे सामने 5,000 लिस्टेड कंपनीज है आज के दिन स्टॉक मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा पैसा कौन सी कंपनी में लगा हुआ है? टॉप लार्ज कंपनीज। ये भ्रम है सबका। नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो आपको रिलायंस, एचडीएफसी के अलावा या आईटीसी, कोटक, इनमें नहीं मिलेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वोडाफोन, अच्छा, येस बैंक, अभी रिलायंस पावर, बिकॉज वो रिलायंस पावर। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जिसने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में, ये इन शेयर्स में ज्यादा मिलेंगे जो सारे के सारे एकदम बड़े पे थे। होता क्या है, जब कोई शेयर का प्राइस हम 200 रुपए देखते हैं, फिर हमें 100 रुपए लगता है तो हमें वो डिस्काउंट लगता है, पर वो हमें पता नहीं ना कि वो 100 रुपए डिस्काउंट है या वो अभी उसकी 10 रुपए की जर्नी बाकी है। फिर हम उसमें 100 रुपए में इन्वेस्ट होते हैं कि शायद ये 200 पे था, 100 पे आ गया तो इसका लो है। लो हम नहीं ये है, सोच लेते हैं। हाँ, ये मोर देन दैट, ये 100 का 200 भी हो गया तो मेरे तो डबल हो गया ना पैसा। अगर वापस गया फिर वो 50 पे आया, फिर मेरे को लगा यार अभी मेरी प्राइस तो बहुत दूर रहेगी। जितना मैंने लिया था, सपोज करते हैं, एग्जांपल देता हूं, जब कोई शेयर 100 रुपए का, 200 रुपए का था, वो टूटते टूटते 100 रुपए आया। अब मेरे को ये अच्छा लगने लगा, मैंने यहाँ पे 100 शेयर बाय करे, मतलब मैंने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये टूटते टूटते 50 आ गया। अब मेरे को लग रहा है यार मैं तो फंस गया यहाँ पे, तो मैंने अब इस बार 200 शेयर इन्वेस्ट करे इसमें, वापस से 10,000 रुपए लगाए। अब मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, मेरे पास 300 शेयर आ गए, अब मेरी एवरेज कॉस्ट यहाँ पे डाउन हो गई, प्रोबेबली 70-75 रुपीज हो गई। फिर जब ये 10 रुपए आया, मैंने कहा यार अब तो यार बहुत ही चीप डील मिल रही है, अब मैं 1,000 शेयर बाय करूंगा इसके। मैंने वापस से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो ऐसे मेरी करते करते एवरेज कॉस्ट तो डाउन आ गई। बट मजे की बात यह है कि ये कोई कंपनी का फेलियर था, कोई कंपनी में कोई टर्न अराउंड होना नहीं था, कंपनी का दिवालिया निकलना था, और ये 10 रुपए की शेयर इवेंचुअली डीलिस्ट हो गया और मेरा सारा वैल्यू जीरो हो गया। लॉस मेकिंग, जब लाइफ में क्या कहते हैं, जब आप एक गड्ढे में फंस गए हो, उस गड्ढे को और मत खोदो, आप उससे निकलो और बाहर जाओ। आप एक गड्ढे में फंस गए हो, इसको और मत खोदो, आप इसमें फंसते जा रहे हो। आपके घर में बच्चा होता है, एक लायक बच्चा है, एक नालायक बच्चा है। आपका प्यार दोनों बच्चों से है, पर माँ बाप पास में किसको रखना चाहेंगे? लायक को, कि यार तू तो यार मेरा ध्यान भी रखता है, मेरी इज्जत भी देता है, ले मेरे पास ही रहे। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, नालायक बच्चे को कहते हैं तू नालायक है, तू मेरे पास रहे, तू नालायक है, तू मेरा अभी जो पैसा खा रहा है उसको खाता चल, और जो लायक बच्चा तू बाहर जा, भाग जा, तेरे को घर में रहने का अधिकार नहीं है। मतलब इसी की जगह अगर ये शेयर जो 100 रुपए का था 200 रुपए हो गया, तो हम अब भी सबसे पहले इसको एग्जिट करेंगे, ले इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तू तो अच्छा बच्चा है, तू निकल जा। अभी 200 रुपए का शेयर जाना है इसको 10,000 रुपए, पर हम तो 200 पे निकल गए। ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस आता है। इसीलिए शेयर मार्केट का टॉपिक हम कभी और डिस्कस करेंगे, पर आप शेयर्स में काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, प्रॉपर गोल प्लानिंग के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब आपने स्टॉक मार्केट में अगर आप सीधा पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं, आप विजय केडिया नहीं हो, या फिर आपने अभी सीखा समझा नहीं है, समय नहीं है, तो आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जो फर्दर कई सारी कंपनीज के स्टॉक खरीद रहा है। एंड अगेन ही इज एन एक्सपर्ट और शी इज एन एक्सपर्ट, तो उसको पता है भाई कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कितना तोड़ना है, किसमें कितना लगाना है। तो हमने उस पर भरोसा कर लिया कि हमारे 100 रुपए को तू मल्टीपल तरीके से बांट दे। परफेक्ट, राइट, ठीक है। तो हमने इक्विटी ले ली कई सारी कंपनीज में थ्रू अ म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरी होती है। लार्ज कैप क्या हुआ, जो इंडिया की टॉप फर्स्ट से लेके 100 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनका कितने शेयर्स की वैल्यू है टोटल, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई उनकी आज की वैल्यू, जिनकी सबसे हाईएस्ट चल रही है टॉप 100 कंपनी, उसको हम लार्ज कैप बोल दिए। ओके। मिड कैप 101 से लेके 250 कंपनीज हो गई। स्मॉल कैप 251 से लेके जितनी भी कंपनीज है सब हमारी स्मॉल कैप में आ गई। ये हमारा बाइफर्केशन हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। टॉप 100 टू 250 एंड 250 ऑनवर्ड्स। 250 ऑनवर्ड्स, ये हमारा 3 कैटेगरी हो गई जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जो तीनों में इन्वेस्ट कर रही है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसको हम मल्टी कैप बोल देते हैं। ओके। एक ऐसी कैटेगरी हो गई
मल्टी कैप में मेन डिफरेंस ये आता है, इसको कंपलसरीली 25 रुपए, अगर 100 रुपए है तो 25 रुपए लार्ज कैप, 25 रुपए मिड कैप, 25 रुपए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है। लास्ट 25 रुपए ये चाहे वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट 25 रुपए हर एक कैटेगरी में मिनिमम होना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होगी, ये भी तीनों जगह इन्वेस्ट कर सकता है, बट उसके पास कैपिंग नहीं है। वो चाहे तो 70 रुपए डाल दे स्मॉल कैप में, 70 रुपए डाल दे लार्ज कैप में, बाकी सब उसमें रखे, या 70 रुपए डाल दे स्मॉल कैप में, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसकी मर्जी पड़ेगी, वो फ्लेक्सिबल है एकदम। तो ये फ्लेक्सी कैप हो गया। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आ गई। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी क्या होती है? वो सिर्फ टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगी। तो बस ये आपके लिए मेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हो गए, जहां पे आपको बस ये पता होना चाहिए, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें हम लार्ज एंड मिड कैप को भी इसी कैटेगरी में मैंने डाल दिया। 1 2 3 4 5 कैटेगरीज ऑफ फंड्स आपको पता है, तो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड खत्म हो गया। थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, डेट इक्विटी जब हमने डिस्कस किया तो एक मेरे पोर्टफोलियो में जैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी है। सो हाइब्रिड इज मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अब राइट, जितने भी कैटेगरी होंगे वो सब इन सब का ही मिक्सचर होंगे। इनका भाई बहन बनेंगे, कजन्स बनेंगे इनके। उसमें मेरे को अभी नई में एसेट एलोकेटर और बैफ पसंद आती है कैटेगरी। एसेट एलोकेटर आपको इक्विटी, गोल्ड, सबका मिक्सचर दे देती है, और बैफ आपको इक्विटी का 40% 45% का एक्सपोजर देते हुए इक्विटी का टैक्सेशन दे देती है। सो अगर आपको 9% के रिटर्न्स चाहिए कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म होराइजन है 5 साल के ऊपर का, तो बैफ इज अ गुड कैटेगरी टू एक्सप्लोर, या फिर एसेट एलोकेटर इज अ गुड कैटेगरी टू एक्सप्लोर। ये 2 एडिशनल कैटेगरी आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, बट वो आपके पर्सनलाइज यूज केस, पर्सनलाइज गोल्स, पर्सनलाइज माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ आई एम रेडी टू इन्वेस्ट एंड आई अंडरस्टैंड कि डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट। मेरे को क्लैरिटी हो गई है। अब मुझे कैसे डिसाइड करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉलेज आ गई, लेकिन नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो क्या रेशियो मुझे क्रिएट करनी चाहिए, किस चीज़ पे डिपेंड करनी चाहिए? रेशियो आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए, आपको गोल्स क्रिएट करने चाहिए। गुड। आपको देखना है कि मेरे को क्या क्या गोल्स है जिसके लिए पैसा रिक्वायरमेंट होने वाला है। सबसे पहले अपने गोल्स को लिस्ट डाउन कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी अभी जस्ट शादी होने वाली है, तो मेरा प्रोबेबली गोल हो सकता है मेरी शादी, मेरा हो सकता है कोई हनीमून पे जाना है, वेकेशन, ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। मीडियम टर्म में मेरी बेबी की प्लानिंग हो सकती है, बेबी के रिलेटेड मेरे एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। आजकल तो बेबी प्लान करने में भी 2-3 लाख रुपए ले लेते हैं, डिलीवरी के भी, तो उसको भी यू हैव टू प्लान ऑब्वियसली। फिर आपके बेबी की एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, रिटायरमेंट, अब सबका गोल होता है। तो आपको अपने गोल्स बनाने हैं। अब अगर कोई आपका गोल है जो आपको 30 साल बाद आने वाला है, आप अभी 30 साल को, आपको 60 साल में रिटायर हो गए, तो अब उस 60 साल के गोल के लिए आपको डेट रखने की जरूरत नहीं है। मतलब हम एसेट एलोकेशन को इतना मिस इंटरप्रेट कर चुके हैं कि हमें लगता है कि हमें डेट तो चाहिए। लोगों पीपीएफ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, पीपीएफ एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, पर अगर आप पीपीएफ को किसी 15 साल के लिए गोल से मैप करोगे तो लगता है यार मैं 8% पे क्यों रहूं। अगर मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है, टाइम आएगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे आएगा आपका रिस्क। ठीक है, ये किस चीज का क्राइटेरिया है हमारा? अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी सबसे पहले मैं पीपीएफ लगता हूं आपके लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रोबेबली पीपीएफ आपके लिए रिस्की कम है, पर आपके पास अगर टाइम ज्यादा है तो पीपीएफ आपके लिए बहुत रिस्की है। रिस्क क्या है? रिस्क आपके अंडर परफॉर्मेंस का है, रिस्क आपके एफडी को भी बीट नहीं करने का है, रिस्क आपका इन्फ्लेशन पैसा खा जाएगा इस चीज का है, रिस्क आपकी पीपीएफ में बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका 30 साल का टाइम होराइजन और आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी रिस्क इतनी बड़ी है कि आप 8% पे सेटिस्फाई हो रहे हो। इक्विटी में अगर आपके पास टाइम कम है तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो यहां पे आपकी इक्विटी की रिस्क कम हो गई। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पीपीएफ में चाहे आपको एक फिक्स्ड एश्योर्ड है, लेकिन आप 8% 15 साल तक, 20 साल तक अगर ले रहे हो तो यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर मनी। यस, राइट, यस। तो वो बड़े होराइजन में आपकी सेफ्टी नेट के हिसाब से Yes. आपको वो तो अगर अपॉर्चुनिटी आपका लूज नहीं करनी 30 साल का अगर गोल है तो आपको पीपीएफ और एफडी में नहीं करना है इन्वेस्ट, करना चाहिए। आपको इक्विटी में जाना है, क्योंकि इक्विटी 30 साल में कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न दे देगी। प्रोबेबिलिटी इसी चीज की ज्यादा है। राइट, राइट। इसी के कंपैरिजन में अगर आपका 3 महीने का गोल है तो आपको इक्विटी में नहीं आना है। कि भैया हुआ क्या था, एक हमारे अंकल है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है मेघा, उसके पापा है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची, उनके पास पैसा है, उन्होंने कहा यार मेरे पास 5-6 महीना जब तक मेरे को नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलती तब तक मेरे पास पैसा ये फालतू पड़ा है यार, इसको चल खेलते हैं। मैंने कहा क्या खेलोगे? बोले इक्विटी शेयर में खेलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले अब क्या करेंगे यार 6 महीने में, यार बैंक में कुछ मिलेगा नहीं तो इक्विटी शेयर में खेलते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, वो 50 लाख को निपटा के गए 6 महीने में। निपटा के मतलब जीरो करके Zero गए, हो गया। क्योंकि आपको पहले प्रॉफिट होता है, फिर लालच पड़ता है, फिर लॉस होता है, फिर आप उस लॉस को कवर करने पे जाते हो क्योंकि आपकी ईगो पे आ जाती है। आप अपने प्रोफेशन पे बहुत अच्छे हो, आप अपनी जॉब पे अच्छे हो,
कुछ मैं कहता हूँ जितने डॉक्टर्स होते हैं, जितने प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम में एरर की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, फॉर एग्जांपल लॉयर, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हैज टू बी वेरी लो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हैज टू बी वेरी लो, दे आर बैड इन्वेस्टर्स. व्हाई? ये जनरलाइज नहीं कर रहा, पर मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के प्रति इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, उनको प्रोफेशन की इतनी आदत होती है कि वो स्टॉक मार्केट में अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. जब वो मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उनकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ऐसे कैसे मेरा लॉस हो रहा है. हाँ, फिर वो ईगो पे आता है, अब इस शेयर ने मेरा लॉस किया, मैं इसी से निकालूंगा पैसा. मतलब मेरे को इसी से वापस चाहिए पैसा. वो जब मेरे को नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट, है ना. कि मैं गलत होता ही नहीं हूं. तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है. आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका टाइम होराइजन कम है, अगर आपका कोई 3 साल का गोल है, प्रोबेबली उसमें आपको 80% डेट, 20% इक्विटी पे काम करना चाहिए. 5 साल के गोल पे प्रोबेबली आप 50-50% काम कर सकते हो. 5 साल के ऊपर के गोल पे आप टूवर्ड्स 100% जा सकते हो, और 10% के ऊपर गोल पे आप 100% इक्विटी पे जा सकते हो. ये आप टाइम होराइजन को मेंटेन कर लीजिए और अपना एसेट एलोकेशन कर लीजिए. क्योंकि पास डेटा भी अगर हम देखें, 30 साल पहले अगर किसी ने इक्विटी में लगाया है तो आज उसका एफडी में क्या रिटर्न होता है और उसमें क्या होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है. राइट. इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यहाँ पे भी कंपाउंडिंग लगेगी. हम 150 करोड़ पहुंच गए, 150 से 300 करोड़ पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर आपका पैसा, मैं सिर्फ इक्विटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एसेट क्लास में है, आप इंडिया में सर्वाइव कर जाओगे. अदरवाइज यू आर इन्वाइटिंग समथिंग बैड फॉर योर सेल्फ. तो पैसा मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि देश की पॉपुलेशन कंपाउंड कर रही है, तो साथ में मेरा पैसा भी कंपाउंड करे. कंपाउंडिंग की पावर को अगर हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर पाए. कंपाउंडिंग होती है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जब हम बैम्बू ट्री लगाते हैं, वो हमें बताता है कंपाउंडिंग कैसे काम करती है. आपने बैम्बू ट्री लगाया है जो टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड है, जो 90 फीट तक जाने वाला है 5 साल 3 महीने में. पहले साल आपने पूरा उसको ध्यान रखा, आपने पानी वानी डाला, आपने सोचा कि ले भाई तेरे को खाद भी देता हूँ, तू बढ़ जाओ, कुछ भी नहीं निकलेगा. दूसरे साल कुछ भी नहीं निकला. तीसरे साल आप थकार के बोलोगे कि यार इससे अच्छे तो मैं गेहूं उगा देता, वो कम से कम 3 बार फसल तो दे चुका होता. चौथे साल तक जीरो, 5वें साल जीरो. 5 साल एक दिन पे वो शायद एक छोटा सा कली निकलेगी. फिर एवरी डे उसको 5 साल 3 महीने में 90 फुट तक जाना है. फिर वो एवरी डे भागेगा 1-1 फुट की रेंज से. आप देखोगे 5 साल 3 महीने में वो 90 फुट का ट्री बन चुका है. दिस इज कंपाउंडिंग. कि जब आप स्टार्ट करते हो काम तो वो बहुत स्लोली होता है, पर जब एक बार वो ग्रोथ लेने लगता है तो बढ़ जाता है. एग्जाम्पल, 15,000 रुपए की SIP 15% के रेट ऑफ रिटर्न से 15 साल में बनता है 1 करोड़ रुपए. मैजिक नंबर ऑफ 15 होता है इसे. मैं कहता हूँ उसको थोड़ा बढ़ाते हैं. 15 साल की जगह अगर आपने 30 साल इन्वेस्ट कर दिया, वही 15 हज़ार रुपए, कितना फिगर होगा? आप सोचोगे यार 15 साल में 1 करोड़, तो 30 साल में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़. 10 करोड़ क्यों? क्योंकि वो अगले 15 साल में कंपाउंडिंग काम करी है. दिस इज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग काम करती है आफ्टर 12 ईयर्स, और मेजॉरिटी लोग 12 साल तक थकार के निकल जाएंगे. यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आनंद भैया आप तो बात कर रहे हो 1 करोड़ रुपए की 15 साल बाद, क्या वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की? कुछ ना होने से बहुत ज़्यादा है. अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं होगा. आप बोलोगे 30 साल बाद 10 करोड़ रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी. मतलब हर 10 साल में आप कहते हो कि रुपए की वैल्यू कम होती है, 10 साल में आधी रह जाती है, तो आप उससे कैलकुलेट कर लो. अगर आपके पास 30 साल बाद 10 करोड़ रुपए, आधी करके 5 करोड़ रुपए, आधी करके 2.5 करोड़ रुपए, तो आज के करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास रहेगी वैल्यू. पर 1 करोड़ की वैल्यू तो है आज के दिन, वो आपकी 30 करोड़ की होगी. अगर आप कुछ भी नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट तो 30 करोड़ नहीं होगा. आपको तो 300 करोड़ चाहिए, तो आप 15,000 की जगह 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, 300 करोड़ भी हो जाएंगे. दिस इज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ सकते हैं कि किसी की आज सैलरी 40-50 हज़ार है, उसने एक बेसिक, क्योंकि वो 15,000 तो शायद आज नहीं निकाल रहा, बट हर साल थोड़े थोड़े बढ़ा सकता है. तो वो पैसा कैसे कंपाउंडिंग में उसके लिए काम करता है? मान लो HWP के एग्जांपल से समझे. हाँ, आपने 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करे 20 साल के लिए, 12% के एवरेज CAGR रिटर्न में एक्सपेक्टेड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ. 20,000 रुपए आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट करे, 20 साल बाद आपने 1.5 लाख रुपए आने वाले 20 साल के लिए निकाले. ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. उसके बाद भी एट एन एज ऑफ 40, मतलब 40 20 साल आपने करे, 20 साल 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया, 20 साल बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, आपका एक कॉर्पस बन गया. उस कॉर्पस से आपने 1.5 लाख रुपए महीना निकाला अगले 20 साल. एट एंड ऑफ 20 ईयर्स ऑल्सो आपका कॉर्पस कितना हो सकता है सर? बताओ. 7 करोड़ ये बचा होगा. 20 साल मैंने 20,000 लगाया हर महीने,
और 20 साल बाद मैंने मेरा एक अमाउंट इकट्ठा हो गया, कंपाउंड कर गया, मल्टीप्लाई कर गया। अब मैंने सोचा है मुझे 1.5 लाख रुपए हर महीना निकालना है। हाँ, और मैं निकालता गया 20 साल के लिए, नेक्स्ट 20 नेक्स्ट 20 ईयर्स, और तब भी मेरे पास 7 करोड़ बचा होगा। और इसको बेटर एग्जांपल देता हूँ, 10,000 रुपए की आप SIP कर रहे हो पर मंथ, सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने 8 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद रुक गए आप, उसके बाद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपने कहा बस अब 8 साल बहुत हो गया, अब देखा जाएगा, आप लाइफ लॉन्ग 10,000 रुपए निकालते रहो उस फंड से, आपको कुछ नहीं होगा। फंड के कॉर्पस को, कॉर्पस बढ़ता ही रहेगा या इक्विवेलेंट रहेगा। आपने 10 साल इस SIP को चला दिया, आपने कहा यार 10 साल तक SIP करी, अब रुक गया, 15,000 रुपए आप पर मंथ निकालते रहो, आपके कॉर्पस को कुछ नहीं होगा। कॉर्पस वहीं पे है, जो पैसा है वो आपका वहीं पे है, उसके बाद भी आप निकाल रहे हो और लाइफ लॉन्ग निकालते रहो, अगले 100 साल 1000 साल निकालते रहो, निकलता रहेगा पैसा। अगर आपने ये 12 साल चला दिया, 20,000 रुपए पर मंथ आप निकाल सकते हो। 15 साल चला दिया, आप 30,000 रुपए पर मंथ आराम से निकालते जाओ, आपका कॉर्पस कुछ नहीं जाएगा। 20 साल आपने अगर ये SIP चला दी तो आप 50,000 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो लाइफ लॉन्ग, और बाय चांस 30 साल चला दी तो 1,30,000 रुपए आप लाइफ लॉन्ग निकालते रहो इससे। मतलब आपने सिर्फ इन्वेस्ट 10,000 रुपए किए थे 20 साल के लिए, 10,000 रुपए 20 साल के लिए, हर साल का आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1.2 लाख। राइट। 10 साल में 12 लाख, 20 साल में आपने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 12% की रेट ऑफ रिटर्न से आप 20 साल बाद 50,000 रुपए पर मंथ निकालते चलो, मतलब साल के आप 6 लाख रुपए निकाल रहे हो लाइफ लॉन्ग। दिस इज पावर ऑफ SIP। पहले आपने SIP करी, फिर आपने SWP करी। पहले आपने इनफ्लो किया, एक कॉर्पस बना, फिर वो कॉर्पस ने अपना कंपाउंड किया पैसे को। कंपाउंड करने के बाद आप धीरे धीरे उससे निकालते जा रहे हो, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसका 5 गुना निकाल रहे हो, और हर महीना निकाल रहे हो, फिर भी आपका कंटिन्यू रहता रहेगा और आपका इनफ्लो बंद हो चुका है। दिस इज पावर ऑफ SWP। अमेजिंग। सो SIPs हम हर महीने कुछ कुछ देते जा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। SWPs हर महीने कुछ कुछ निकालने की निकालते कैपेसिटी हमने बिल्ड कर ली और निकालते जा रहे हैं। और निकालना भी चाहिए। होता क्या है, हमें हमारे पैसे पे कॉन्फिडेंस आता है जब हम उसको भोगना स्टार्ट करते हैं, हम उसको एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, आपने सपोज 10 साल करी SIP 10,000 रुपए की, फिर रुक गए, फिर उससे 15,000 रुपए पर मंथ निकालो, आपको इससे लगेगा यार ये तो मैजिक हो गया, और 15,000 निकालने के बाद भी मेरा कॉर्पस बढ़ते जा रहा है, ये कैसे? तो दिस इज मैजिक। राइट। थोड़ा सा अगर ये किसी के मन में सवाल चल रहा हो कि ये इसके पीछे मैथ्स क्या है, ये होता कैसे है? मैथ्स बहुत सिंपल सी है। अपन कैलकुलेटर निकालते हैं, और कैलकुलेटर में मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूं? हाँ। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैंने निकाला है, फ्री कैलकुलेटर है, आप सब भी जाके कैलकुलेटर्स में ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। EZ कैलकुलेटर इसका नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। PV प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आज के दिन क्या वैल्यू है। पेमेंट मतलब SIP का अमाउंट है। फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी। एनुअल रेट मतलब किस रेट ऑफ रिटर्न से आपका पैसा बढ़ रहा है। पीरियड मतलब आपका कितने समय के लिए SIP करिए, और कंपाउंडिंग आप मंथली कर रहे हो या कब तक इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका सिंपल हो गया। अभी हम कौन सा एग्जांपल ले? 20 साल वाला, 10 साल वाला, 30 साल वाला? 10 साल वाला। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, मतलब 120 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो 10 साल बाद आपने जो 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 23 लाख रुपीज। ठीक है? आप निकाल रहे हो 15,000 रुपए पर मंथ, साल के निकाल रहे हो 1,80,000। 10 साल हमने किया 10,000, विच मीन्स हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 12 लाख। 12 लाख, उसकी वैल्यू हो गई करीब 23 लाख रुपीस। 12% के एक्सपेक्टेड CAGR रिटर्न, वो 23 लाख बन गया हमारा। 12% हम ले रहे हैं। हाँ। ROI। बिल्कुल। आप 15,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हो, मतलब साल के आप 1,80,000 रुपए निकाल रहे हो। 1,80,000 को एक बार आप 23 लाख से डिवाइड कर दो, मतलब आपने सिर्फ साल का 7.82% रिडीम किया है। एंड अजम्पशन इज कि आगे भी पैसा 12% से ही ग्रो करता रहेगा। तो जितना आपने रिडीम किया है उससे ज़्यादा तो आपने उस साल कमा लिया, बल्कि उसके बावजूद भी आपका कैपिटल बढ़ रहा है। तो ये सिंपल, मैंने ये सारी जो कैलकुलेशन दी है ना, इन सब कैलकुलेशन में 7 to 8% की विड्रॉल रही है पर एनम। आपका 12% से ग्रो कर रहा है। 12% का अजम्पशन आता है कि किस रेट से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्लस इन्फ्लेशन इज 12% आज के दिन। 6% की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 6% का इन्फ्लेशन है, तो कंट्री 12% से ग्रो करेगी। कल को मेरे यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, इकोनॉमी ग्रो करना कम हो जाती है, तो मेरा इन्फ्लेशन भी कम हो गया, तो ऑब्वियसली मेरे पैसे की वैल्यू रेट कम हो गई, तो मेरा ओवरऑल साइकिल बैठ जाएगी। पर आप सिर्फ 7.82% रिडीम कर रहे हो, 23 लाख का कॉर्पस हो चुका है। लाइफ लॉन्ग रिडीम करो, 100 साल रिडीम करो, अगर सेम अजम्पशन 12% का चल रहा है तो। वाइल डिसाइडिंग म्यूचुअल फंड्स, हमने समझा कि क्या क्राइटेरिया हमें देखने चाहिए। कोई ऐसी नॉर्मल गलतियां जो आप देखते हो लोग करते हैं म्यूचुअल फंड्स चूज करने वक्त, जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? कोई रेड फ्लैग्स जो अवॉइड हो सकते हैं? सबसे बड़ा रेड फ्लैग कि पास्ट का परफॉर्मर को ढूंढना,
कि कौन सा नंबर 1 रेटेड फंड है उसमें इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि हिस्ट्री बताती है जो नंबर 1 रेटेड फंड है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। कई बार काफ़ी सारे रैंकिंग पे नंबर 1 इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी रिस्क लिया और उनकी रिस्क काम भी कर गई है। जब वो काम नहीं करेगी तो उनकी उतना ही हाल खराब भी होगा। बट हमारे को राहुल द्रविड़ चाहिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर, तो हमें सिर्फ पास्ट को देख के इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप पीछे की गाड़ी का मिरर को देख के आगे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा और वो आगे ही होगा। पास्ट का जो मैंने रेशियोज की बात करी, सब पास्ट के रेशियोज है, ये सब आपको आइडिया देते हैं। मोर आपको स्टाइल पे, अपनी रिस्क प्रोफाइल पे भरोसा रखते हुए काम करना पड़ेगा, तो पीछे के देख के आगे नहीं करना। सेकंड, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी क्या होता है कि अगर सब लोग रिडीम कर रहे हैं तो हमें रिडीम करने का प्रेशर आता है, पर मेजॉरिटी लोग मार्केट में पैसा नहीं कमाते। अब अगर हर कोई रिडीम कर रहा है और हमें हमारा गोल पता है कि आगे दूर है, तो हमें वहां पर रिडीम नहीं करना। अगर हम ये देखेंगे कि रिसेंटली हमारे दोस्तों ने क्या किया, उसको हम कॉपी करेंगे तो हम फंसते जाएंगे। तो हर्ड मेंटालिटी को छोड़ना है। थर्ड, रीसेंसी बायस। जो रिसेंटली पिछले 6 महीने में हुआ आगे 6 महीने में होगा जरूरी नहीं है। मतलब अगर पिछले 6 महीने में आपकी एसआईपी ने 25% रिटर्न दिखाया है, तो श्योरिटी है कि अगले 6 महीने में 25 तो नहीं आ रहे। रीसेंसी बायस को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें पिछले 6 महीने में हमारा फंड्स 30% डाउन हुआ है तो हमें डर लगता है आगे 6 महीने भी खराब होंगे। नहीं होंगे, आगे 6 महीने अच्छा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस काम करेगा। तो रीसेंसी बायस को हमें थोड़ा सा संभल के चलना है, थोड़ा सा रुक के चलना है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एसआईपी को नेगेटिव देखने के लिए आप पहले दिन रेडी हो जाओ। अगर आप आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट आपको बड़ा रिटर्न्स देने से पहले बड़ा टेस्ट लेगा। अगर आप वो टेस्ट पास हो गए तो बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, वरना आप वही गाली दोगे कि यार स्टॉक मार्केट खराब है, यहाँ पे पैसा डूबता है, मेरा तो बनता नहीं, म्यूचुअल फंड चोर है, म्यूचुअल फंड वाले चोर है, फंड मैनेजर चोर है, सब खुद कमाते हैं, हमें नहीं कमाने देते। वो आपका ऐसे एक्सपीरियंस होगा। आपकी एसआईपी जब आप स्टार्ट करोगे विद इन 5 ईयर्स, किसी भी टाइम होराइजन में आप स्टार्ट कर दो, मैं आपको लिख के देता हूँ, विद इन 5 ईयर्स एक ऐसा समय आएगा जहां पे आपको फील होगा एक बार कि यार इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता। विद इन 7 ईयर्स एक ऐसा समय आएगा जिसमें आपको लगता है ये तो साला नेगेटिव हो गया, एफडी तो पॉजिटिव तो था, इससे अच्छा तो मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखता। ऐसा एक सिचुएशन आएगी 7 साल में एक बार, आपको ये सहना पड़ेगा। उस समय जब आप फ्लाइट में हो, मैं अभी जैसे जोधपुर से दिल्ली आया तो उस समय मैं फ्लाइट में था, बीच में टर्बुलेंस आया। मेरे पास 2 ऑप्शन था, पहला कि मैं वहां पे फ्लाइट से कूद जाऊं बीच में, दूसरा फ्लाइट में बैठा रहूं, अपनी सीट की पेटी बांध लूं और भरोसा रखूं कि सब कुछ ठीक होगा। प्रोबेबिलिटी हायर सिचुएशन में यह है कि वो जो पायलट है वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। टर्बुलेंस में हमें थोड़ा दिक्कत आएगी, पर अगर मैं बीच में कूद गया और मैं बोलूं मैं डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा, अरे भैया तू कूदा क्यों, तेरे को बोला था कूदने के लिए। अगर आप पहले कूद गए हो अपनी डेस्टिनेशन से पहले, वो आपकी गलती है। सो आपको एसआईपी चालू करने के 5 साल में एफडी के अंडर परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहना चाहिए एक बार, और 7 साल में नेगेटिव रिटर्न्स के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपकी एक बार एसआईपी 7 साल चल गई तो फिर 99% वो नेगेटिव नहीं आनी। वो हमने 10 साल वाला स्टडी भी कर लिया, फिर आप मेरे से प्रो हो गए हो, फिर आपको पता है कहाँ करना है, नहीं करना, कैसे करना है, फिर आपको दिक्कत नहीं आनी। 5th एंड फाइनल मिस्टेक बताता हूँ, ये समझना कि 20% रिटर्न आएंगे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के, 25 के चाहिए आपको रिटर्न, आपको 40% रिटर्न चाहिए। कुछ तो ऐसे भी स्कैम में फंसते हैं जहां पे 10% के रिटर्न दिन के चाहिए। मतलब टेलीग्राम पे आता है ना कि 10% का रिटर्न दिन का दिया। यार कैसे पॉसिबल है? अगर आप 1 रुपए को कंपाउंड कर रहे हो और वो 10% का रिटर्न आपको पर डे दे रहा है, इक्विटी मार्केट 250 दिन खुलता है, मतलब 1 साल में 250 दिन खुलता है। 1 रुपए को अगर आप कंपाउंड करते जा रहे हो 10% डेली के हिसाब से, 250 दिन में आपका कितना कॉर्पस हो सकता है? बता दो, आपकी मैथ्स अच्छी है। कितना हो सकता है? मैं नया इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 1 रुपए इन्वेस्ट किया है, आज मैंने 10% रिटर्न मिला है, मतलब कल मेरा 1.1 रुपीज हो जाएगा, फिर मेरे को वापस से 10% का अगले दिन रिटर्न मिला है। ऐसे 10% के रिटर्न मेरे को पर डे के मिलते जाते हैं। 250 दिन बाद हमारा कॉर्पस होगा 2230 करोड़। सिर्फ लगाया 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपए के बाद 1 रुपया दोबारा भी नहीं लगाया, पर 10% डेली अगर करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे इतना आते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे एड्स आते हैं कि 10% डेली आपको मिलेगा, हमारी कॉल टिप सुनो। भाई अगर तुम 10% कमा रहे होते तो इलॉन मस्क से अमीर तुम आज के दिन हो जाने चाहिए थे। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। और ये मैं सिर्फ 1 रुपए से बात कर रहा हूँ। 1 रुपया आपका 2200 करोड़ रुपए बन जाता है। और अगर कोई 10% रिटर्न रोज दे रहा है तो नॉर्मलाइज योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस 12 की होगी, आपको 13 मिलेगा, आप खुश रहोगे। अगर आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस 25 की होगी, 0 भी नहीं मिलेगा, आप और ऐसे जाओगे। राइट। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मलाइज रखो, 12% रखो। आपको, मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को पूरा इच्छा है, मेरी पूरी कॉन्फिडेंस है इस मार्केट में कि वो आपको 15 से 19% रिटर्न्स देगा। पर एक्सपेक्टेशंस 12 की लेके आओ, क्योंकि आप डेट भी रख रहे हो पोर्टफोलियो में, गोल्ड भी रख रहे हो, सिल्वर भी रख रहे हो, सब कुछ डाइवर्सिफाई कर रहे हो। वॉरेन बफेट साहब 40 साल में सबसे रिचेस्ट आदमी में से एक है। क्या रिटर्न्स है उनके? 19.8%, बस दैट्स इट। एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। तो 20% का रिटर्न इज मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड आप उसको रेगुलरली कमा पा रहे हो। राइट। आई थिंक वो एग्जांपल बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ टर्बुलेंस से, बिकॉज मुझे
अराउंड 8 to 9 ईयर्स हो गए होंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए। प्रॉबेबली मैंने लेट शुरू किया, लेकिन ये वाला फेज आया, सो आई कैन रिलेट। वो फेज आया कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ इसमें, राइट। कोविड के बाद लगा कि स्पेशली कोविड में तो चलो हर चीज़ ही डाउन गई थी, एंड तुम देखते हो कि यार ये तो सेविंग्स सुबह उठो पैसा गायब। तो ये सारे फेजेस आए, बट आई स्टेड, एंड वो मल्टीप्लायर अब आपकी नेगेटिव न्यू नहीं एसआईपी, अब आपकी नेगेटिव न्यू नहीं। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिटर्न्स। मुझे लगता है अब मेरी एक लौती लाइन पता है क्या है, दैट इज आई एम सो मच इन्वेस्टेड इन दिस वीडियो। इतना मेरा इच्छा थी ये वाली वीडियो करने की। मेरा एक लौता थॉट आनंद भाई ये है कि आई विश मैंने ये SIPs और 10 साल पहले शुरू किया। जिस दिन मैंने कमाना शुरू किया था, आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 18 एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 28-29। मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, तो मुझे इतना रिग्रेट नहीं है। बट बैक टू दैट थिंग के अगर मैंने 17-18 के साल में कुछ अमाउंट में भी, मैंने 3,500 पहली सैलरी थी, मैं 500 लगा देता, राइट। 500 छोड़ो, 100 रुपए लगा देते हैं। 100 लगा सकते हैं। हाँ। अच्छा। अब तो जियो आ रहा है, जियो ब्लैक रॉक आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है ब्लैक रॉक आज के दिन 100 लाख करोड़ मैनेज करता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मैनेजर है, तो बड़ी बात हो गई भाई। वो पहले भी था, 2018 से पहले DSP के साथ ब्लैक रॉक की ही जॉइंट वेंचर था। अच्छा। अब वो जियो के साथ आ रहा है। ओके। तो सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हम म्यूचुअल फंड में SIP में कर सकते हैं? 100 रुपए की SIP स्टार्ट हो जाती है। अब ये आ रहा है जियो, कुछ लोग कह रहे हैं 1 रुपए की स्टार्ट कर देंगे, तो ये जियो कुछ भी कर सकता है। मेरे को ब्लैक रॉक पे ज्यादा भरोसा नहीं है, अपने लोकल फुल पावर हाउस पे फुल भरोसा है, मुकेश भाई अंबानी जी पे। सर वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मिले भी थे आप मुकेश अंबानी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी गुड सर, ग्रेटफुल फॉर द कंप्लीट एक्सपीरियंस। नाइस। कोई उनसे कुछ इंटरेक्शन हुई? बहुत शॉर्ट इंटरेक्शन में, तो सिर्फ पूछ ही रहा था सर हमारे यूथ के लिए क्या मैं ये सोशल मीडिया पे क्या क्रेजी। व्हाट डिड ही से? उन्होंने 3 वर्ड्स बोले थे, वो काफी वायरल भी हुए थे कि फोकस, ग्रो एंड देन डेलीगेट। फोकस, ग्रो एंड डेलीगेट। पहले फोकस करो, फोकस के साथ ग्रो करो, जब ग्रो करो तो डेलीगेट करो, सो दैट नेक्स्ट पे और चीजों में फोकस करो और ग्रो। वाओ, वेरी नाइस। ग्रो डेलीगेट, नाइस, ऑफ बट कोर्स। क्रेजी। ग्रेट। इस क्योंकि हमने इतना कुछ समझ लिया, तो एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में शायद अब हमें डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, बट वी कैन हैव अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम यू इन अ वेरी क्रिस्प वे। अगर किसी का गोल है 1 करोड़, राइट, 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना, 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना, तो किसी इनकम 1 करोड़ का उसका गोल है, उसको पहुंचने के लिए रफली क्या कैलकुलेशंस वो ले सकता है? हमने SWP तो समझा, बट से माय गोल इज आई नीड 1 CR, तो कोई एक सैलरी की एग्जांपल ले सकते हैं, से कोई 40,000 या 50,000 पे है, व्हाट काइंड ऑफ SIP ही शुड स्टार्ट एंड कितना टेन्योर लेके उसको चलना होगा? 1 करोड़ का गोल लेते हैं, और मेरे पास सबसे पहले टाइम होराइजन होगा। सपोज करते हैं मेरे को 20 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 12% के रेट से। अगर मेरे को 15 साल में कमाने हैं फॉर एग्जांपल, तो 15 साल में कितने महीने हुए सर? 180, राइट ना? 180 हुए ना? तो हमें 20,000 रुपये पर मंथ की SIP की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं चाहता हूँ मेरे को 20 नहीं, मेरे को 30 साल में कमाने 1 करोड़ रुपए। 30 साल मतलब 360 मंथ्स, राइट? 2,500 रुपये, 3,000 रुपये पर मंथ से काम हो जाएगा। सो कंप्लीट डिपेंड कि आपका टाइम होराइजन क्या है। मैं आपके रेट ऑफ रिटर्न को चेंज नहीं करने दूंगा, आप अपने टाइम होराइजन को चेंज करो, आपको 1 करोड़ का फिगर मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे ना मेरा क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है कि व्हेन आई सी माय टीम मेंबर्स और पीपल इन 20s जो मेरे से डिस्कशन करते हैं, तो सीधा कोई 10-20 हज़ार की SIP नहीं कर पाता। जब वो 30-35 हज़ार है से रेंट काट के 30-35 बच रहा है, फिर उसमें अपना खर्चे निकल रहे हैं, सब खर्च के, तो अभी इनिशियली वो स्टेज नहीं होती। 500 रुपये से स्टार्ट करना चाहिए सर। हाँ, सो वही है, मे बी वो 500 नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिसकी 40,000 सैलरी है, वो 5,000 के आसपास तो करना शुरू हो चुके हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ। नाउ व्हाट शुड बी डन, बाकी आप बताना कि 5,000 से शुरू कर लो या 2,000 से शुरू कर लो। आपने एक एग्जांपल दी कि 2,500 लगाते हो तो 30 साल में पहुंचते हो। अब 2,500 से शुरू करो, बट जब आपका अप्रेजल होता है अगले साल, जब आपके कुछ इंसेंटिव्स आते हैं, बोनस आते हैं, तो आप उस 2,500 को स्टेप अप कर लो। एंड वो स्टेप अप करते करते ही आपका जो जर्नी है वो 30 साल नहीं रहेगी, राइट? वो जर्नी आपकी बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस सैलरी पे नहीं रहने वाले। आप 50 के 65 हो गए, 65 के 80 पे जाओगे, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि SIP जो है वो 2,500 से फिर 10,000 चले जाए। एंड शायद ये भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि आपकी जब इनकम बढ़ती है तो खर्चा उस स्पीड पे मत बढ़ाओ, ताकि आप कुछ पार्ट SIP में इंक्रीज कर पाओ, थोड़ा खर्चा भी बढ़ा लो। वी आर राइट हियर? परफेक्टली एक्सप्लेन्ड सर। बट व्हाट डिफरेंस यू थिंक, मिडिल क्लास माइंडसेट और वेल्थ माइंडसेट में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? आई थिंक इसमें आपके पार्टनर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज अगर आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर को ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग है ना, तो वो आप में भी इवेंचुअली आ जाएगी।
आपकी अपब्रिंगिंग का इंपॉर्टेंस होता है कि आप आज की चकाचौंध को इंपॉर्टेंस देते हो या कल की आलिशान लाइफ जीना चाहते हो। इसमें आपके विजन का भी इंपॉर्टेंस है कि क्या आपका विजन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर आपका लॉन्ग टर्म होगा तो आप बोलोगे ना यार क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ईएमआई पे लेना है मेरे को कुछ काम, या मेरे को फेक ही पहनना, आजकल लोग फेक भी पहनते हैं। फिर अब मैं कहता हूँ कि अगर आज आप फेक पहन के भी घूम लोगे, एलवी की आपने टी शर्ट डाल ली, बेल्ट पहन लिया, सब बोलेंगे असली है। तो आपको खुद को, मतलब अगर कोई ब्रांड से आपकी वैल्यू पता चल रही है तो वो आपकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब है जब आप खुद ब्रांड बन जाओ। उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। अब अगर आप खुद ब्रांड बनने की तरफ जा रहे हो, उसके बाद आप ब्रांड पहन भी रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोग आपकी शक्ल देख रहे हैं, आपका ब्रांड नहीं देख रहे। अच्छा ये क्या है, ये कोई ब्रांडेड है या नॉर्मल है। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, स्किल्स पे फोकस करो। एट द सेम टाइम अगर कोई एक्सपेंडिचर है जिससे आपको खुशी मिलती है, पक्का करो। एक्सपीरियंस पे खर्चा करना पक्का करो। वाइफ को गिफ्ट देना पक्का दो, क्योंकि आज आपका जो यंग लाइफ है वो वापस नहीं आएगी। आप सोचो आप वापस से वो 20s वाला या 30s वाला थ्रिल एक्सपीरियंस कर लो अपने रिलेशनशिप में, वो नहीं होगा। सो मैं आपको खर्चे करने के लिए कभी नहीं रोकता, बल्कि मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास होना चाहिए एक ऐसा पैसा जिसके लिए आपको वैल्यू नहीं है, आप बस उड़ा रहे हो और आप सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हो बिकॉज यू आर हियर टू लिव। आपका ये यूथ भी कभी नहीं आएगा। मैं 30 साल बाद की बात तो कर रहा हूँ, बट 30 साल बाद आप यंग ही नहीं रहोगे। आप बोलो मैं स्काई डाइविंग कर लूँ, नहीं कर पाओगे। ऐसी चीज़ों पे कर रहे हो, वेल एंड गुड। आप फोन ले रहे हो जस्ट बिकॉज आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन चाहिए, या महंगा जूता ले रहे हो, या महंगी वॉच ले रहे हो, या महंगा कोई अननेसेसरी ईएमआई के लिए गाड़ी ले ली जिसकी ईएमआई चालू कर दी, उसका यूज नहीं है। ये चीज़ मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि एक घर है, उसके अंदर 100 रुपये का नोट पड़ा है, राइट, और बाहर क्रोकोडाइल्स हैं, वायर्स लगी हुई हैं, करंट है, सब कुछ है, तालाब है, बहुत सारे खतरे हैं। आपको 100 रुपये लेने के लिए अंदर जाना है। क्या आप जाओगे? मेजॉरिटी पीपल, हर कोई कहता है, मेजॉरिटी क्या, एवरी वन सेज कि 100 रुपये के लिए मैं अपनी जान इस पे क्यों लूंगा। फिर मैं कहता हूँ ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। उस घर के अंदर 100 रुपये का नोट नहीं है, एक बच्चा है, वो आपका बच्चा है। अब नाउ एवरीवन इज, हम कुछ भी करके जाएंगे, हम सोल्यूशंस ढूंढेंगे, तैर के बचेंगे, क्रोकोडाइल से भी पंगा ले लेंगे, बट विल मेक श्योर कि हम अपने बच्चे को बचाएं। तो फर्क क्या आया वाई का, कि उसके पीछे कारण क्या है, राइट। 100 रुपये के साथ आपकी वो अटैचमेंट नहीं है, वो रीज़न नहीं है उसे बचाने का, और जब बच्चा है तो आपके पास कारण है। आई थिंक वही पॉइंट है कि आप अपना घूमो, स्काई डाइविंग करो, ट्रैवल करो, जो मर्जी करो, उसके पीछे का कारण शुड बी योर एक्सपीरियंस, योर हैप्पीनेस, नॉट वैलिडेशन, नॉट सोशल मीडिया पे डालना है इसलिए, नॉट कि मेरे को वापस आऊँगा तो लोग कहेंगे अरे वहाँ घूम क्या है, वाह। इट शुड बी माई प्लेजर, क्योंकि अदरवाइज तो आप सोशल मीडिया के रेस में जाओगे तो आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। आपको गिटार भी सीखनी है आज, कल किसी के पोस्ट देखना तो आपको इंटरनेशनल भी घूमना है, फिर किसी की पोस्ट देखिए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ब्यूटीफुली प्लेस्ड, ग्रेट। बट मजा आया। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ को पकड़ के आपने जो उसकी डेप्थ पकड़ी है, वो बताता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, एंड व्हाट आई लव्ड वाज एनोलॉजीज। जो आप एनोलॉजीज लेके आए हो, सामने पानी का ग्लास है तो उसको आपने म्यूचुअल फंड के रेफरेंस में ले गए, एयरक्राफ्ट की एग्जांपल, पायलट एज अ फंड मैनेजर, और कितनी सारी अपने एनोलॉजीज शेयर करी हैं। थैंक यू सर। दैट हेल्प्ड अस एज एन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी सिंपल वे। और जो भी चीज सिंपली एक्सप्लेन्ड होती है ना, उसके पीछे एक इंटेलिजेंस होती है, दैट इंटेलिजेंस वाज एविडेंट। You are being kind. Thank you so much for having me. Always love talking to you and meeting you as well. सेम हियर। Thank you भैया। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग्स क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं ये हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप कमेंट्स में लर्निंग्स लिखो, सो दैट एक दूसरे की लर्निंग से आपको समरी मिले, एक दूसरे से रिवीजन मिले। वापस जब इस पॉडकास्ट पे आओ तो आप फिर से कुछ ना कुछ नया सीख पाओ। और अगर आप मेरी आने वाली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसी तरह से अपने विजन और मिशन पे लगा रहूंगा, आपकी लाइफ में हम सफर बन के आपके सफर में साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।